हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लैंड। आपके चैनल आप लेटेस्ट लैंड में स्वागत करता है। आज हम प्रोनाउन का फिफ्थ सेशन लेने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउंस के काइंड्स बताए थे और उनके यूजेस बताए थे, कैसे कैसे उनसे ग्रामेटिकल एरर आती हैं, ये हमने बताया था। लास्ट हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था और इंडेफिनिट प्रोनाउन से जो भी चीज़ आ रही थी, जितनी भी ग्रामेटिकल एरर्स आ रही थी, वो सब हमने आपको डिस्कस की थी। जैसे हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था कि जो वन ऑफ हम बता रहे थे और लास्ट में हमने बताया था ओनली वन ऑफ। ओनली वन ऑफ के बाद आपको जो जो भी उसके बाद क्रिया आप यूज करेंगे तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये हमने बताया था लास्ट पॉइंट। और हमने आपसे कहा था जो आज हम आपको क्या बताएंगे, और उसके बाद हमने एक पॉइंट और बताया था शायद, हाँ याद आया मुझे, ऐसा कुछ बताया था कि एज वेल एज एंड अलोंग विद, टुगेदर विद। तो इन सब के बाद इनसे जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने वाला है जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता दे रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक तरीके से इंडिकेटिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए होता है, किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए होता है। जैसे हम किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हो, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, तो ये सब चीजों के लिए होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार होते हैं। ठीक, इनका यूजेस भी कुछ एक बहुत सिंपल तरीका होता है। जो दिस का यूज होता है वो पास रखी वस्तुओं के लिए होता है। दैट का यूज दूर रखी वस्तु के लिए होता है। ये जो होता है ये एक वचन होता है, ये भी एक वचन होता है। ओके, ये क्या होता है? ये पास के लिए होता है, लेकिन ये कैसा होता है? बहुवचन होता है, मीन्स प्लूरल होता है। ये दूर के लिए होता है और ये भी कैसा होता है? बहुवचन होता है, मीन्स प्लूरल होता है। ओके, हमें चैप्टर किसका पढ़ना है? दैट का चैप्टर मेन स्पेशली पढ़ना है। ठीक, जो कि हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमने टाइम बता दिया कि इसमें दिस, दैट, दीज दो जाते हैं। दिस का यूज होता है पास के लिए एक वचन, और दैट का यूज दूर के लिए एक वचन, दीज का यूज बहुवचन पास के लिए, दोज का यूज बहुवचन दूर के लिए। ठीक, ऐसे हम दैट के चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन एक काइंड उस पढ़ा दे, फिर उसके बाद पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ही हम दैट का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। हम कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन बताएगा। ये क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, उनका यूज समझ लीजिएगा। सबसे पहले हु, whom, whose, पहले इन तीनों का यूज हम समझ लेते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? जो। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? जो। और whom का मतलब क्या होता है? जिसको। और whose का मतलब क्या होता है? जिसका या जिसकी। ठीक, वह व्यक्ति है जो, ऐसे करके। ठीक, अब इनका यूजेस समझ लेते हैं। जो हु और हुम होते हैं, जो हु, हुम और हुज होते हैं, ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं? मानव जाति के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? मानव जाति के लिए। हु, हुम और हुज इसके लिए यूज होते हैं? मानव जाति के लिए यूज होते हैं। ठीक, हु का मतलब होता है जो, हुम का मतलब होता है जिसको, और हुज का मतलब होता है जिसका या
जिसकी। अगर आपको सब्जेक्ट में आपको कोई मानव जाति दी गई है तो उसके लिए आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हु। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, हूम। अगर पॉजेसिव केस आ रहा है तो क्या लगाएंगे, हुज। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है पॉजेसिव। ठीक, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद और चीजों के बारे में समझते हैं। अब हम बात करते हैं विच की। जो अगला रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच। विच का यूज किसके लिए होता है, विच का मतलब क्या होता है, जो या जिसका, जो या जिसको। ओके, अब इसका यूज किसके लिए होता है वो समझ लेते हैं। इसका यूज होता है बड़ी बेजानदार चीजें जिनके अंदर जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग। बड़ी बेजानदार चीजों या फिर जानवर चुनाव, एनिमल्स के लिए। ठीक, जानवर चुनाव के मामले में। हु का यूज, हुम का यूज और हुज का यूज मानव जाति के लिए होता है। विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है और एनिमल्स के लिए होता है। ओके, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, जो। ठीक, और ये किसके लिए यूज होता है, छोटी बेजानदार चीज। तो हमने क्या बताया, हु, हुम और हुज का यूज किसके लिए होता है, जो। हु का मतलब होता है जो, हुम का मतलब होता है जिसको, और हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। और तीनों का यूज किसके लिए होता है, मानव जाति के लिए होता है। ओके, हु जो होता है एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, हुम किसके लिए यूज होता है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, और हुज किस तौर पे होता है, पॉजेसिव। इसका मतलब होता है विच। विच का मतलब होता है जो या जिसको, और ये किसके लिए होता है, बड़ी बेजानदार चीजों के लिए। ठीक, मतलब बड़ी चीजें हो और या फिर जानवर हो, मतलब एनिमल्स हो। दैट का किसके लिए होता है, छोटी बेजानदार चीजें, नॉन लिविंग थिंग हो लेकिन कोई छोटी चीज हो, उसके लिए यूज होता है दैट का यूज। ओके, अब इसके बाद कुछ चीजें और बताना है वो समझ लीजिए। तो कुछ और पॉजेसिव, कुछ और भी रिलेटिव प्रोनाउन है जिनका यूज अलग अलग जगह पे होता है। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बताते हैं, जैसे कोई प्लेस दिया हो, प्लेस के बाद अगर आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हो तो किसका यूज करोगे, वेयर का। ठीक, अगर किसी रीजन के बाद कोई रीजन दिया हुआ है, उसके बाद अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, वाई। अगर टाइम दिया हुआ है कोई, तो टाइम के बाद अगर आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हो तो किसका यूज करोगे, व्हेन। प्लेस के बाद आप किसका यूज करेंगे, वेयर। रीजन के बाद आप किसका यूज करेंगे, वाई। और टाइम के बाद आप किसका यूज करेंगे, व्हेन। ठीक, तो ये सब हमने कुछ चीजें बताई हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ रूल्स हैं जो कि अब हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहला रूल जो होगा वो आप देखिएगा। जो पहला रूल होगा वो समझिएगा। जैसे कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है। जैसे कोई यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन है, ठीक, और इसके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक,
इसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब आनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग आनी है, इसके अकॉर्डिंग आनी है। ठीक है, इसका ही एक सेकंड रूल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारे एग्जांपल्स हम एक साथ देखेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे हैं ये हमेशा किसके बाद यूज होगा ये भी पता होना चाहिए। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, के लिए प्रयोग होता है, उसी के तुरंत बाद आता है, उसी के तुरंत बाद आता है। मतलब जो आप ये रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो आप जब यूज करोगे तो जस्ट उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आप यूज करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। आज हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे कि आपको एक एक रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ जाए और उससे लेकर के आप कोई भी गलती ना करें। तो आज का एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। आई सॉ राम्स डॉग who is a gentleman. I saw Ram's dog who is a gentleman. ये लिखा हुआ है। अब इसमें करेक्शन पता करते हैं, करेक्शन क्या होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हु है ये राम के लिए प्रयोग हुआ है, ये डॉग के लिए प्रयोग हुआ है, पहले आप हमको ये बताइए। तो हमने डॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका बनेगा क्या, देखिए हमने कहा था ये जो हु है उसी के बाद आना चाहिए, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, राम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जब राम के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो राम के बाद प्रयोग होना चाहिए इसका। तो इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा, I saw, इसको क्या लिख सकते हैं, द डॉग ऑफ राम हु इज अ जेंटल, I saw the dog of Ram who is a gentleman। ये रॉन्ग होगा, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। देयर वॉज हेमास कैट, देयर वॉज हेमास कैट who is a rich lady, who is a rich lady। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या कैट एक लेडी है? नहीं, तो हम कैट के लिए हु का यूज क्यों कर रहे हैं? तो कैट के लिए हु का यूज तो कर नहीं सकते, तो हेमा के लिए हु का यूज करना है, तो हेमा को यहाँ पे होना चाहिए, कैट को यहाँ पे होना चाहिए। तो इस हेमास कैट को लिखने का तरीका हमने पहले ही बताया हुआ, जब हमने नाउन का पॉजिटिव केस पढ़ाया हुआ था उसमें हमने बताया हुआ था कि अगर कोई पॉजिटिव केस इस तरीके से लिखा है तो बाद वाले को दा लगा के और पॉजिटिव केस डाके उसके पहले ऑफ लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वॉज द कैट ऑफ हेमा
who is a rich lady। तो बात समझ में आ गई होगी। हमने जो अभी रूल बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन उसी के बाद आना चाहिए जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा लेडी हमने हेमा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हेमा के बाद ही हु का प्रयोग करना चाहिए, कैट के बाद नहीं। तो हमने कैट को पहले किया, हेमा को बाद में किया। यही कहा यहाँ पे जेंटलमैन राम है, डॉग तो है नहीं, इसलिए डॉग को पहले किया, राम को बाद में किया। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है? थर्ड एग्जांपल है जैसे लिखा है, इट इज आई, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब देखिए इसमें क्या करेक्शन है। अच्छा, हमने रूल क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन आप जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, आई। आई के लिए हु आया है, तो आई के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। ओके, ये आपका जो होगा रॉन्ग होगा, ये जो होगा आपका राइट। तो क्या है, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, तो इसका क्या बनेगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, रेखा इज वन ऑफ द गर्ल्स, रेखा is one of the girls who does her homework, who does her homework, ये लिखा हुआ है। अच्छा, कल हमने अभी एक रूल बताया था, वन ऑफ के बाद बहुवचन आता है, उसके बाद जो भी वर्ब आती है प्लूरल आती है। ये चीज हमने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बुक किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब आएगी यहाँ पे कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डू होगा। क्या होगा, डू होगा। तो क्या होगा, रेखा इज वन of the girls who do। ये जो हर है पॉजिटिव केस, हमने कहा था कि वर्ब प्लूरल बन रही तो पॉजिटिव केस भी प्लूरल होगा, तो हर की जगह क्या आ जाएगा, देयर होमवर्क। ये रूल समझ में आया। इससे पिछला रूल भी है। पिछले रूल में क्या बताता है, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट आता है कैसा, प्लूरल। उसके लिए जो वर्ब यूज होती है कैसी यूज होनी चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब यूज हुई है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत दोनों में। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। आज हमने कहा था कि आपको हम बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं। तो आप देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको पता चल जाएगी किस टाइप की एरर्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब फिफ्थ एग्जाम्पल है। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, अ मैन दैट वॉज ब्लाइंड, अ मैन दैट वॉज ब्लाइंड came to my house, came to my
हाउस, ये लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, मैन लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? ऑफ कोर्स लिविंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। जब ये लिविंग है तो इसके लिए क्या दैट का यूज हमने बताया है? नहीं, दैट का यूज तो हमने बताया नहीं। तो हमने लिविंग थिंग के लिए और सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसके लिए किसका यूज होना चाहिए? हु का यूज होना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा? अ मैन हु वॉज ब्लाइंड केम टू माई हाउस। अर्थ क्या होगा? एक आदमी जो अंधा है वो मेरे घर आया। लेकिन ये जो की बात है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और ये जो है ये लिविंग थिंग के लिए। तो ए मैन हु वॉज ब्लाइंड, एक आदमी जो अंधा है वो मेरे घर आया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि आई नो द गर्ल, क्या है? आई नो द गर्ल that lives in my village, in my village। देखो इसका क्या बनेगा, यहां भी वही चीज आ रही है। दैट का यूज किसके लिए कर रहे हो आप? गर्ल के लिए कर रहे हो। गर्ल कैसा है? लिविंग थिंग है। जब ये लिविंग थिंग है तो यहाँ पे दैट आना चाहिए? नहीं, क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नो द गर्ल हु लिव्स इन माई विलेज। ओके, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के तरीके से प्रेजेंट हुआ है इसलिए इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे हु का यूज किया है। ठीक, अभी बताएंगे अभी हु का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी समझ में आएगा आपको। मैं उस लड़की को जानता हूं जो मेरे गांव में रहती है। ठीक, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आएगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अब 7th नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि द कारपेंटर who I gave 2,000 rupees, made a beautiful chair, अब देख, क्या आपको ये सही लग रहा है सेंटेंस? वो बढ़ई जिसको, यहाँ पे देखिए अगर आप इसका अर्थ निकालो खुद ब खुद आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हु का यूज नहीं होना है। वो कारपेंटर या वो बढ़ई जिसको मैंने 2,000 रुपए दिए, तो जिसको किसके लिए आता है? जिसको का हमने इंग्लिश में क्या मीनिंग बताया था? हुम बताया था हुम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हुम आना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? द कारपेंटर whom I gave 2,000 rupees made a beautiful chair। ओके,
तो अर्थ निकालिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसका यूज होना है। वो कारपेंटर जिसको मैंने 2000 रुपए दिए उसने एक बहुत अच्छी कुर्सी बनाई। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? जैसे लिखा है द गर्ल हु दे आर सर्चिंग फॉर is my friend. Is my friend. देखिए, वह लड़की जो, अब यहां पे जो तो आएगा नहीं, वह लड़की जिसको वे खोज रहे थे वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे किस क्या मतलब है? जिसको, और जिसको की मीनिंग हम पहले ही बता चुके हैं, हुम होता है। क्या होता है? हुम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द गर्ल हुम दे आर सर्चिंग फॉर इज माई फ्रेंड। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत इतने में? द गर्ल whom they are searching for is my friend. ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिएगा। आपको भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आज मैं बताऊंगा, उनका यूजेस कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं, वो सब आपको पता चलेंगी। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? द लेडी, क्या बोलेंगे? द लेडी हु हस्बैंड, द लेडी हु हस्बैंड died yesterday wept bitterly ये लिखा हुआ। अच्छा, अब इसका अर्थ निकालिए। वह महिला जिसका पति कल मरा, वह महिला जिसका पति की कल मृत्यु हुई तो वो रो रही थी, बहुत तेजी से रो रही। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकला? जिसका, और जिसका या जिसकी का मतलब क्या होता है? हुज, पॉजेसिव केस। द लेडी whose husband died yesterday wept bitterly. ओके, समझ में आया? 10th एग्जाम्पल देखिएगा। 10th एग्जाम्पल क्या होगा? The man whom son has been selected
वह आदमी जिसका लड़का सिलेक्ट हो गया। ठीक, तो जिसका आ रहा है तो यानी कि यहां पे क्या आएगा, द मैन whose son has been selected। ओके, समझ में आ गया, द मैन whose son has been selected। कोई प्रॉब्लम? ओके, बढ़ते हैं आगे। अब 11 नंबर देखते हैं। ये सब हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स बता रहे हैं। ओके, तो घबराइएगा मत, और इसी के एग्जांपल सारे हैं जितने भी अभी तक हमने आपको सबकी मीनिंग बताई है, उन्हीं के एग्जांपल्स आपको हम शो कर रहे हैं। अब 11 नंबर एग्जांपल। 11 नंबर एग्जांपल क्या है, जैसे बोलते हैं, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट to the hospital that is not from my house, that is not far from my house, that is not far from my हाउस। मैं हॉस्पिटल गया जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक, ये लिखा हुआ। तो यहां पे देखा, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक, एक बड़ी बेजानदार चीज है। तो बड़ी बेजानदार चीज के लिए हमने यहाँ बताया जो आया है, तो विच का मतलब भी हमने जो या जिसका बताया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। क्या बोलेंगे, आई went to the hospital which is not far from my house। ओके, समझ में आ गया। अब इसका 12 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल क्या है, सी सॉ अ टाइगर, सी सॉ अ टाइगर दैट वॉज वेरी डेंजरस, दैट वॉज वेरी डेंजरस। तो आपको पता है एनिमल के लिए हमने विच का यूज बताया हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, सी सॉ अ टाइगर विच वॉज वेरी डेंजरस। ओके, सिंपल, सी सॉ अ टाइगर विच वॉज वेरी डेंजरस। तो हमने विच तक का यूज बता दिया है। इसके बाद हमने बताया था आपको दैट का यूज, हमने बताया दैट का चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे, तो उसके एग्जाम्पल भी हम अलग से ही बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ और चीजें भी हैं, तो आज की सेशन हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो हम दैट का चैप्टर है वो हम जब कल पढ़ाएंगे, तो उसके भी जो रूल है उसके रूल्स हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इसको शेयर करेंगे तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रॉफिट लाभ उठा पाएंगे। इसलिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा।